आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम पहले बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में जिसको लेकर हम कॉन्फिडेंट थे कि अब इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी और तय किए गए समय के हिसाब से ही भारतीय नौसेना को ये फाइटर जेट्स मिलने शुरू होंगे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हमारा अनुमान गलत हो सकता है। लेकिन पहली बार है जब यहाँ पर हम दोष ना तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को देंगे, ना हम यहाँ पर दोष एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को देंगे, बल्कि इस बार दोष जो दिया जाएगा वो खुद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होगी। दरअसल एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने हाल ही में ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर को लेकर कुछ ऐसा कहा है जिसके बाद से डिबेट बहुत ज्यादा ट्रिगर हुई है और लोगों के मन में अब जो गुस्सा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि हम सब एक बात तो जानते हैं कि भारत में जो अफसरशाही है और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, इनके चलते हमारे बहुत सारे प्रोग्राम डिले हुए। फिर चाहे वो MRFA हो, चाहे वो तेजस मार्क 2 हो, चाहे वो तेजस मार्क 1A हो, और अब इसी क्रम में जो हमारा ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर है इसका नाम भी लगभग जुड़ चुका है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ना चाहते हुए भी अब इस डेवलपमेंट स्केड्यूल को रिकैलिब्रेट करने के प्रयास में है और इसके पीछे की वजह यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जो अप्रूवल मिलने थे अभी तक वो नहीं मिल पाए हैं और उन्हें इस बात का डर है कि अगर ये अप्रूवल समय से ना मिले तो जो प्रपोज टाइमलाइन इसके लिए रखी गई थी वो मिस हो सकती है। और ये एयरक्राफ्ट जो कि 5th जनरेशन माइनस की कैटेगरी पर रखा गया है, इसको लेकर जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है वो अपने तरफ से तो तैयारियों को पुख्ता कर रही है, लेकिन उन्हें अब यहाँ पर शीघ्र अतिशीघ्र अप्रूवल का वेट है। इसके पहले भी पहली बार नहीं था जब ये प्रोग्राम ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को फेस किया हो। दरअसल ये प्रोग्राम शुरुआत से ही जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं उनको फेस करता आया है, लेकिन आडा के ऑफिशियल ने उनसे ओवरकम करते हुए काफी बड़ा डेवलपमेंट इसमें कर रखा था और उनको ये उम्मीद थी कि अगर फंड्स रिलीज कर दिए जाते हैं और नेसेसरी अप्रूवल्स मिल जाते हैं तो ये एयरक्राफ्ट 2026 तक अपनी पहली उड़ान को पूरा भी कर लेगा। लेकिन जो रिव्यू प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो रहा है और जो अप्रूवल प्रोसेस है इसमें भी अभी कोई शीघ्र जो कह सकते हैं हरी झंडी है वो मिलती नज़र नहीं आ रही है। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के वैज्ञानिक अब काफ़ी ज़्यादा निराश होते नजर आ रहे हैं और वो पहली उड़ान जो 2026 में प्लान की जा रही थी उन्हें इस बात का डर है कि अगर अप्रूवल जल्दी ना मिला तो ये 2028 से 29 तक शिफ्ट कर सकती है, जिसका सीधा मतलब ये होगा कि भारतीय नौसेना जो उम्मीद कर रही थी कि 2034 तक एयरक्राफ्ट को इंडक्ट कर लेंगे, उन्हें 2035 से 36 तक का वेट करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट और टेस्टिंग फेज़ है, क्योंकि आपको पता है कि एयरफोर्स वेरिएंट की तुलना में जो नेवल फाइटर्स है उनमें ये ज़्यादा होता है और इस फेज़ के अंतर्गत एयरक्राफ्ट को अलग अलग पैरामीटर्स के आधार पर जांचा जाता है कि वो उन पैरामीटर्स को पूरा कर पा रहे हैं या नहीं। अब अगर हम ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर की बात करें तो इसके डेवलपमेंट का रास्ता भी एमका से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये पहली बार है जब भारत कैरियर एविएशन में अपने कदम रख रहा है और कैरियर बेस्ड फाइटर्स को बनाने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए हम लोगों ने कई वर्षों से जो LCA नेवी प्लेटफॉर्म है इसे एज अ फ्लाइंग डेमोन्स्ट्रेटर यूज़ किया है और बहुत सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ को हमने डेवलप किया है और वैलिडेट किया है। फिर चाहे वो लैंडिंग गियर्स हो या फिर अंडर फ्यूजलाज हो और भी दूसरे सिस्टम्स जो हैं उनको डिज़ाइन और डेवलप किया गया है। और यही चीज़ अभी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के लिए एक बड़ा सरदर्द बनी है, क्योंकि कैरियर एविएशन में जो डिमांड्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक होती हैं। एयरक्राफ्ट को रिगरस टेस्टिंग से गुजरना पड़ता है, जहां पर ना सिर्फ इसकी परफॉर्मेंस को देखा जाता है बल्कि इसकी जो कैपेबिलिटी है एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने की, जहां पर इन्वायरमेंट काफ़ी डायनेमिक होता है, वो भी टेस्ट की जाती है और उसके आधार पर जब रिजल्ट आते हैं तभी वहाँ पर निर्णय लिए जाते हैं। इनिशियली ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर को लेकर ये कहा गया था कि इसके जो टेस्ट होंगे वो लैंड बेस होंगे, जहां पर इसकी जो फ्लाइट डायनेमिक्स हैं, सिस्टम है और दूसरे जो वेपन कैपेबिलिटीज़ हैं इनको टेस्ट किया जाएगा और इसके बाद जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वहां से टेस्ट की शुरुआत होगी। और क्योंकि ये टेस्ट काफ़ी क्रूशल होते हैं जहाँ पर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को देखा जाता है और इनके बाद ही प्रोडक्शन यहाँ पर क्लियरेंस मिलेगी, लेकिन क्योंकि अभी यहाँ पर बेसिकली जो अप्रूवल ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से नहीं मिला है तो जाहिर सी बात है जो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट फेज़ है वो भी खींचेगा, वो भी स्ट्रेच होगा और जो पूरा डेवलपमेंटल प्रोसेस है ये भी स्ट्रेच होगा, जिसके चलते एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को कहना है कि 1 से 2 वर्ष की डिले हमें देखने को मिल सकती है। टेस्टिंग फेज़ में जब हम बात करते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर से टेस्ट करने की तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो हमें टेस्ट में देखने पड़ेंगी। पहली चीज़ तो ये
होगी कि ये कैसे एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ और लैंड करता है, इसके लॉन्चेस कैसे होते हैं, इसकी अरेस्टेड लैंडिंग्स कैसी होती हैं, और जो हार्श मरीन एनवायरनमेंट है जहाँ पर बेसिकली कोरोजन, ह्यूमिडिटी और सॉल्ट स्प्रे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड इश्यूज जो होते हैं उनको ये कैसे टैकल करता है, ये सब भी देखा जाएगा। और इन सक्सेसफुल ट्रायल्स के बाद जो जेट है वो कैरियर ऑपरेशन के लिए हरी झंडी को प्राप्त करेगा। और यहाँ पर फिर जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उससे ये कैसे टेक ऑफ और लैंड करता है उसकी टेस्टिंग होगी। यानी पहले जो लैंड बेस्ड फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर टेस्ट होगा, फिर कैरियर में इसको टेस्ट किया जाएगा। अब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यहाँ पर जो ये एयरक्राफ्ट है इसको जल्दी से जल्दी बनाना चाहती है, क्योंकि उन्हें इस चीज़ की उम्मीद है हम जितना जल्दी बना देंगे एयरफोर्स के द्वारा भी इस प्रोग्राम को एक्सेप्ट किए जाने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो अप्रूवल ना मिलना है ये कहीं ना कहीं एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के लिए एक सर दर्द बनता जा रहा है। टेडबीएफ की कैपेबिलिटीज की बात करें तो आप ये बात काफी अच्छे से समझ पाएंगे। दरअसल ये एक ट्विन इंजन प्लेटफॉर्म होने वाला है जो कि भारतीय नौसेना की फ्यूचर रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। ये एक कैनार्ड डेल्टा विंग कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलेगा, जिसका फ्रंटल सेक्शन काफी ज्यादा इंप्रूव किया गया है ताकि जो रडार क्रॉस सेक्शन है इसको रिड्यूस किया जा सके। वही कैनार्ड्स की बात करें तो ये जो एडिशनल लिफ्ट है उसको जनरेट करने में मदद करेंगे, जो कि कैरियर ऑपरेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके अलावा ये जो एयरक्राफ्ट है ऐसा डिज़ाइन किया जा रहा है कि जो लॉन्ग एंड्योरेंस मिशन है जो कि 2 घंटे से ज़्यादा के हो सकते हैं, और इसके अलावा 400 नॉटिकल माइल्स तक का जो मिशन है उसको भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वही इसका जो फ्लाइट एल्टीट्यूड है ये 55,000 फीट के आसपास होने वाला है। इसको पावर करने के लिए 2 जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन्स का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि 98 किलोन्यूटन क्लास के होने वाले हैं। इसकी मैक्सिमम स्पीड मैक 1.8 की होगी और ये +8 से लेकर -3 G की जो G लिमिट है उसको वेट स्टैंड कर पाएगा। अगर हम मैक्सिमम टेक ऑफ वेट की बात करें तो इसका जो मैक्सिमम ऑल ऑफ वेट है ये 26 टन का होगा और इसकी जो एक्सटर्नल पेलोड कैपेसिटी है ये 7.6 टन की होगी। हार्ड पॉइंट्स की बात करें तो इसमें 12 हार्ड पॉइंट्स देखने को मिलेंगे जहां पर ये वैरायटी ऑफ वेपन सिस्टम और पेलोड्स को कैरी करने में सक्षम होगा। अब अगर हम इसके अनफोल्डेड विंग स्पैन की बात करें तो जो अपडेटेड डिज़ाइन है उसके हिसाब से इसका जो अनफोल्डेड विंग स्पैन है ये 11.6 मीटर्स का होगा। वही फोल्डेड विंग स्पैन 8.3 मीटर्स का होने वाला है। इसका विंग एरिया 53.5 स्क्वायर मीटर्स का होगा और लार्जर विंग एरिया के अपने बहुत सारे एडवांटेज हैं, जैसे कि ये एयरक्राफ्ट की लैंडिंग और टेक ऑफ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एयरक्राफ्ट की अगर हम ओवरऑल लेंथ की बात करें तो ये 17 मीटर्स की होने वाली है। वहीं इसकी जो हाइट है वो 5.65 मीटर्स की होने वाली है। टेडबीएफ में एक एडवांस नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटीज हमें देखने को मिलेगी जो कि अलग अलग सेंसर्स के साथ कनेक्टेड होगी, और इसके अलावा इसमें हमें गैलियम नाइट्राइड बेस्ड जो एसा रेडार सिस्टम है वो देखने को मिलेगा। इंडिजिनस इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम देखने को मिलेगा। यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट देखने को मिलेंगे। मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम भी देखने को मिलने वाले हैं। डेवलपमेंटल टाइमलाइंस की बात करें तो मैंने पहले भी कहा कि जब तक इसके लिए 13,000 से लेकर 14,000 करोड़ रुपए की जो राशि है डिमांड की जा रही है वो अप्रूव नहीं की जाती, तब तक इसकी टाइमलाइन पर चर्चा करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अराउंड इसके 4 से 5 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे जो टेस्टिंग फेज में यूज़ किए जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।